हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। फिर से स्वागत है हमारे इस चैनल पे। सो गाइज, आज हम क्लास 8 का नया चैप्टर लेके आए हैं जिसका नाम है एक्सप्लोरिंग फोर्स, जो कि हमारा बिल्कुल न्यू एनसीईआरटी पे बेस्ड है, जिसका नाम है क्यूरियोसिटी। सो चलते हैं, स्टार्ट करते भाई। फिजिक्स का एक नया चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। पहले हमने इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर पढ़ा था, ठीक है, जिसमें हमने हीटिंग इफेक्ट और बेसिकली मैग्नेटिक इफेक्ट के बारे में डिस्कस करा था। उसका लिंक मैं दे दूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप देख सकते हैं। सो आज हम बेसिकली स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सप्लोरिंग फोर्सेस, है ना, यानी कि फोर्स के बारे में पढ़ेंगे इस चैप्टर में, ठीक है। सो चलिए शुरू करते हैं भाई। चैप्टर का नाम है एक्सप्लोरिंग फोर्सेस। एक्सप्लोरिंग, एक मिनट, ये क्या हो गया। हाँ जी, तो चैप्टर का नाम है एक्सप्लोरिंग फोर्सेस। ठीक है। सो भाई, पहला जो अपना हेडिंग है कि फोर्स होता क्या है। सो किसी भी ऑब्जेक्ट पे आप पुश या पुल करते हो, उसी को हम क्या कहते हैं, फोर्स कहते हैं, ठीक है। सो फोर्स हम कब कब अप्लाई करते हैं, बेसिकली कब कब हमें फोर्स लगाने की जरूरत पड़ती है। तो जब हम किसी बॉक्स को पुश कर रहे होते हैं तब फोर्स लगाने की जरूरत पड़ती है हमें। किसी भी चीज को हम पुल कर रहे होते हैं, जैसे पुलिंग अ ड्रॉअर हो गया, लिफ्टिंग अ बैग हो गया, किकिंग अ फुटबॉल हो गया, इन सब जगहों पे हमें फोर्स अप्लाई करने की जरूरत पड़ती है, ठीक है। सो सबसे पहले हम डेफिनेशन पे बात करें कि फोर्स का डेफिनेशन है क्या भैया जी। सो फोर्स इज अ पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट रिजल्टिंग फ्रॉम इंटरेक्शन विथ अनदर ऑब्जेक्ट, ठीक है। हम किसी भी ऑब्जेक्ट पे एक तरह से पुश या पुल कर रहे हैं, मतलब एक तरह से अपना जो एक्सटर्नल एफर्ट है इन द फॉर्म ऑफ पुश या पुल, इसको हम फोर्स कहते हैं। क्लियर है। अगर आपसे कोई बोले यार फोर्स का यूनिट क्या होता है, ठीक है। सो अभी हमने देखा फोर्स है क्या। फोर्स बेसिकली पुश और पुल है, ठीक है। इसका यूनिट क्या होता है, ऐसा यूनिट अगर कोई आपसे पूछ ले तो ऐसा यूनिट फोर्स का क्या होता है, तो ऐसा यूनिट बेटा जी न्यूटन होता है, ठीक है। न्यूटन इज द ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स। न्यूटन इज द ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स जिसको हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, आगे चल के 9th क्लास में एक फॉर्मूला पढ़ोगे फोर्स का। फोर्स बराबर होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है। मतलब कोई ऑब्जेक्ट है, उस पर आपने फोर्स लगाया, उसका मास m है, तो फोर्स लगाने की वजह से उस ऑब्जेक्ट में एक एक्सेलरेशन आ जाता है, ठीक है। इसी मास इंटू एक्सेलरेशन को क्या कहते हैं, फोर्स कहते हैं, ठीक है। इसी मास इंटू एक्सेलरेशन को फोर्स कहते हैं। यहां से एक और यूनिट बन सकता है, मास को केजी में नापते हैं, एक्सेलरेशन को मीटर पर सेकंड स्क्वायर में नापते हैं। तो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी क्या होता है बेटा जी, फोर्स का यूनिट होता है। बट जो ऐसा यूनिट है यही एक्चुअली में 1 kg है ना, 1 kg 1 मीटर अपॉन में 1 सेकंड का स्क्वायर ही बेसिकली क्या कहला देता है बेटा, 1 न्यूटन के बराबर हो जाता है। तो वो तो हम बाद में देखेंगे, ठीक है। दोनों एक ही यूनिट है बेटा, ऐसा यूनिट है, न्यूमेरिकल यूनिट है, ठीक है, न्यूमेरिकल यूनिट है। चलिए, सो आगे बात करते हैं फोर्स के बारे में, और हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, कि फोर्स क्या क्या कर सकता है, फोर्स के क्या क्या इफेक्ट होते हैं, वो हम स्टडी करने जा रहे हैं, उसको हम क्या करने जा रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप इतना नोट कर लीजिए, अभी हमने पढ़ा फोर्स कहाँ कहाँ अप्लाई होता है। फोर्स होता क्या है, पुश या पुल होता है किसी भी ऑब्जेक्ट पे, है ना। फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन। इतना आपको पता होना चाहिए। सो इतना नोट करिए, देन फिर हम आगे प्रोसीड कर रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। फोर्स के क्या क्या इफेक्ट होते हैं उसको हम स्टडी करने जा रहे हैं। सो पहला इफेक्ट क्या है कि फोर्स भाई किसी भी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को मूव करा सकता है। स्टेशनरी बोले तो रेस्ट, है ना। अगर कोई ऑब्जेक्ट मान के चलो रेस्ट पे है, इस पे तुमने लगाया फोर्स, उसके वजह से क्या आ जाता है, इसमें मोशन आ जाता है। यानी फोर्स किसी भी रेस्ट ऑब्जेक्ट को मूव करा सकता है, मोशन में ला सकता है। सेकंड जो है बेटा, फोर्स मूविंग ऑब्जेक्ट को स्टॉप भी करता है। कोई भी व्हीकल आप चला रहे हो, ब्रेक लगाते हो, तो ब्रेकिंग फोर्स की वजह से क्या हो जाता है, व्हीकल स्टॉप हो जाता है, ठीक है। सो एग्जांपल अप्लाइंग ब्रेक्स ऑन अ बाईसाइकिल हो गया, ठीक है। यहाँ पे पुशिंग अ ट्रॉली हो गया एग्जांपल, ठीक है। साथ साथ में एग्जांपल भी लिखते चलना है, क्लियर है। चलिए आगे बात करते हैं। थर्ड, स्पीड में चेंज लाता है। मान के चलो तुम बाइक चला रहे हो, ठीक है, 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला रहे हो, आपने एक्सलरेट कर दिया। एक्सलेशन देने से, एक्सलेट करने से क्या होता है, स्पीड बढ़ जाती है, चेंज हो जाती है बेटा। तो ये बेटा इंजन के फोर्स की वजह से ही तो होता है। सो बेसिकली चेंज इन स्पीड, है ना। जैसे पेडलिंग फास्टर, ज्यादा फास्ट आप पेडल करना स्टार्ट करोगे तो आपकी साइकिल की स्पीड बढ़ जाएगी, ठीक है। सो फोर्स से बेसिकली स्पीड में इंक्रीज होता है या चेंज होता है। अच्छा, चौथा है चेंज डायरेक्शन। जैसे हिटिंग अ क्रिकेट बॉल, सामने से क्रिकेट बॉल आ रहा है या सामने से फुटबॉल आ रहा है, आपने मारा, ठीक है। सो फुटबॉल का क्या हुआ, डायरेक्शन चेंज हो गया बेटा। सो फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन, ठीक है। हैंडल से भी हम क्या करते हैं, डायरेक्शन चेंज करते हैं ना व्हीकल्स का। सो ये एग्जांपल हो गया, ठीक है। चेंज शेप, जैसे मान लो बलून है, ठीक है, बलून है, इसके ऊपर बेटा फोर्स लगाओगे तो इसका शेप बेसिकली क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, ठीक है। शेप क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो फोर्स शेप और साइज में चेंज कर सकता है,
डायरेक्शन में चेंज कर सकता है, स्पीड में चेंज कर सकता है, किसी रेस्ट ऑब्जेक्ट को मूव कर सकता है, मूविंग ऑब्जेक्ट को स्टॉप कर सकता है। ठीक है, ये सारे काम बेटा फोर्स कर सकता है। तो फोर्स के हमने देखे यहाँ पे कितने इफेक्ट, 5 इफेक्ट देखे फोर्स के, इतना नोट कर लीजिए, देन फिर हम आगे प्रोसीड कर रहे हैं चैप्टर को। चलिए, आई होप आपने नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट बेटा जी हम पढ़ने जा रहे हैं कि फोर्स किसके वजह से होता है। तो बेटा फोर्स इंटरेक्शन के वजह से होता है। जब तक दो ऑब्जेक्ट, दो पार्टिकल नहीं होते तब तक फोर्स अराइज नहीं हो सकता है। फोर्स हमेशा दो या दो से ज्यादा ऑब्जेक्ट के बीच में इंटरेक्शन की वजह से होता है। तो फोर्स कैन नॉट एक्ट अलोन, एटलीस्ट 2 ऑब्जेक्ट मस्ट इंटरेक्ट। कम से कम भाई 2 ऑब्जेक्ट को आपस में इंटरेक्ट करना पड़ेगा, तभी फोर्स अराइज होगा, तभी फोर्स लगता है बेटा। जैसे हैंड, टेबल को भाई पुश करने के लिए हैंड तो चाहिए ना, बैट बॉल पे फोर्स लगा रहा है, ठीक है, मैग्नेट आयरन नेल पे फोर्स लगा रहा है। सो हमेशा 2 ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है बेटा। फोर्स इज ऑलवेज अ रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शन। ठीक है, फोर्स बेटा इंटरेक्शन की वजह से ही क्या होता है, क्रिएट होता है बिटवीन 2 ऑब्जेक्ट, या कह सकते हो फोर्स की वजह से इंटरेक्शन होता है। सो इतना नोट कर लीजिए, देन फिर हम चैप्टर को आगे प्रोसीड कर रहे हैं। ठीक है, आई होप आपने इतना नोट कर लिया होगा। अब हम चैप्टर को आगे पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं बेटा। ठीक है, टाइप्स ऑफ फोर्स, हमें कितने प्रकार के फोर्स के बारे में पढ़ना है इस चैप्टर में। तो देखो यार, वैसे तो बहुत प्रकार के फोर्स होते हैं नेचर में, जैसे फ्रिक्शन फोर्स होता है, ग्रेविटी यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, मस्कुलर फोर्स होता है, स्प्रिंग फोर्स होता है, ड्रैग फोर्स होता है, नॉर्मल फोर्स होता है, मैग्नेटिक फोर्स होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स होता है। ठीक है, देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ फोर्स। ठीक है, बहुत प्रकार के, जैसे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया, ये सब फोर्स हैं। बट हमें इस चैप्टर में जितने जो प्रकार के फोर्स है ना, उसको 2 टाइप में ही हमने क्लासिफाई करा, एक तो कॉन्टेक्ट फोर्स और दूसरा क्या होता है, नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स। तो चलिए आइए शुरू करते हैं बेटा टाइप्स ऑफ फोर्स के बारे में पढ़ना। ठीक है, टाइप्स ऑफ फोर्स की बात करा जाए बेटा, ठीक है, टाइप्स ऑफ फोर्स की बात करा जाए, पहले मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ। ठीक है, टाइप्स ऑफ फोर्स की बात करें तो वैसे तो बहुत प्रकार के फोर्स होते हैं, बट जितने जो फोर्स है उनको 2 प्रकार में हमने क्लासिफाई करा इस चैप्टर में। एक तो होता है भाई कौन सा, एक तो होता है कॉन्टेक्ट फोर्स, ठीक है, और दूसरा होता है नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स। दूसरा क्या होता है, नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स। ठीक है, एक तो कॉन्टेक्ट फोर्स होता है गाइस, और दूसरा होता है नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स। नाम से ही पता चल रहा है, क्या कॉन्टेक्ट फोर्स वो फोर्स होता है जिसमें 2 बॉडी टच करती है आपस में, यानी यहाँ पे ऑब्जेक्ट का टच होना जरूरी है। और नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स क्या होता है, बिना टच करे 2 ऑब्जेक्ट के बीच में फोर्स लग जाता है। एग्जांपल मैग्नेटिक फोर्स, एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट पे बिना टच हुए फोर्स लगा देता बेटा। ठीक है, सो इसमें क्या होता है, विदाउट टच। ठीक है, विदाउट टच, बिना टच हुए ही 2 ऑब्जेक्ट के बीच में फोर्स लग जाता है, ये नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स हो गया बेटा। ठीक है, नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स में हमें कौन कौन सा फोर्स पढ़ना है, कौन कौन सा फोर्स हम डील करेंगे बेटा। सो इसमें हम नॉन कॉन्टेक्ट में पढ़ेंगे, अभी मैंने बताया कौन सा, मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स इज द एग्जांपल ऑफ नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स। उसके बाद आता है बेटा मैग्नेटिक के बाद आपका आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी बेटा क्या है, नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स है। फिर हम पढ़ेंगे बेटा ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में, ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, सो ये हमें 3 टाइप्स के फोर्स नॉन कॉन्टेक्ट में डिस्कस करना है। फर्स्ट वाला कौन सा, मैग्नेटिक फोर्स, जो मैग्नेट्स या एक मैग्नेटिक सब्सटेंस और मैग्नेट के बीच में लगता है। मैग्नेटिक सब्सटेंस कौन से होते हैं, आयरन, निकल, कोबाल्ट। अच्छा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है भाई, यहाँ पे 2 मतलब है, ध्यान से सुन लेना। इलेक्ट्रो मतलब होता है क्या, इलेक्ट्रो मतलब होता है भैया जी चार्ज। अच्छा, इसके लिए चार्ज चाहिए, चार्ज पार्टिकल चाहिए, चार्ज ऑब्जेक्ट चाहिए। ठीक है, स्टैटिक मतलब होता है रेस्ट। ठीक है, तो जो भी चार्ज बॉडीज या चार्ज पार्टिकल रेस्ट पे होते हैं उनके बीच में जो फोर्स लगता है उसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। ठीक है, और चार्ज 2 प्रकार के होते हैं ना, प्लस माइनस, उनके बीच में अभी हम प्रॉपर्टीज वगैरह सब डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिर आता है ग्रेविटेशनल फोर्स। इस दुनिया में कोई भी 2 ऑब्जेक्ट है बेटा, उनके बीच में ना एक अट्रैक्शन का फोर्स लगता है, उस अट्रैक्टिव फोर्स को ही क्या कहते हैं बेटा, ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात। अच्छा, नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स में हम कौन कौन सा पढ़ रहे होंगे बेटा। सो नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स में अपने को सिर्फ 2 फोर्स डिस्कस करना है, वैसे तो काफी सारे होते हैं बट हमें इस चैप्टर में 2 फोर्स डिस्कस करना है। कौन सा बेटा, एक तो हमें मस्कुलर फोर्स डिस्कस करना है, मस्कुलर फोर्स जो कि मसल्स के द्वारा लगाई जाती है, और एक होता है फ्रिक्शन फोर्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, सो ये 2 फोर्स हम डिस्कस करेंगे कॉन्टेक्ट फोर्स में, है ना। कॉन्टेक्ट फोर्स में मस्कुलर फोर्स, और नॉन कॉन्टेक्ट में हमें बेसिकली मैग्नेटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक और ग्रेविटेशनल। इसमें एक फ्रिक्शन भी है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इतना आप नोट डाउन कर लीजिए, देन फिर हम चैप्टर को आगे प्रोसीड कर रहे हैं। ठीक है, चलिए इतना नोट कर लीजिए। आइए आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। बेटा स्टार्ट करने जा रहे हैं कॉन्टेक्ट फोर्स।
है ना। कॉन्टेक्ट फोर्स नाम से पता चल रहा है, फोर्स दैट एक्ट ओनली व्हेन ऑब्जेक्ट टच ईच अदर। जब बेटा दो ऑब्जेक्ट आपस में टच करते हैं तब जो फोर्स लग रहा होता है उसे कॉन्टेक्ट फोर्स कहते हैं। जैसे कि किसी चीज को पुश कर रहे हैं, पुल कर रहे हैं, लिफ्ट कर रहे हैं, इन सब में क्या चाहिए, इन सब में भैया जी कांटेक्ट चाहिए ना। सो ये कैसा फोर्स हो गया, कांटेक्ट फोर्स का एग्जांपल हो गया। ठीक है, चलिए अब कांटेक्ट फोर्स में सबसे पहला जो फोर्स अपना आ रहा है मस्कुलर फोर्स। मस्कुलर मतलब साफ साफ पता चल रहा है कि मसल्स के द्वारा फोर्स लगाया जा रहा है, चाहे वो ह्यूमन के मसल हो चाहे वो एनिमल के मसल्स हो। तो फोर्स प्रोड्यूस बाय मसल्स ऑफ ह्यूमंस एंड एनिमल्स इज कॉल्ड मस्कुलर फोर्स। एग्जाम्पल क्या है, चलना मस्कुलर फोर्स लग रहा है ना, पैर के मसल्स काम कर रहे हैं बेटा। रनिंग हो गया, लिफ्टिंग बैग्स हो गया, पुलिंग कार्ट्स हो गया, हॉर्स पुलिंग कार्ट्स हो गया, ऑक्स प्लफिंग फील्ड हो गया। ठीक है, अपने बैलगाड़ी घोड़ा गाड़ी के बारे में सुना होगा, इसमें क्या है बेटा, एनिमल के जो मस्कुलर फोर्स है उन्हीं से तो इन सब चीज को पुल करा जा रहा है। ठीक है, तो ये सारे एग्जांपल है इसके मस्कुलर फोर्स के। ठीक है, चलिए फटाफट इतना नोट डाउन कर लीजिए, देन फिर हम चैप्टर को आगे प्रोसीड कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं फ्रिक्शनल फोर्स के बारे में। अब फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है इसको समझने के लिए एक छोटा सा प्यारा सा डायग्राम बना रहे हैं। जैसे मान लीजिए एक सरफेस है। ठीक है, ये सरफेस है, रफ सरफेस है बेटा। ठीक है, कैसा सरफेस है, रफ सरफेस है, रफ सरफेस है। ठीक है, अब इसके ऊपर हमने एक ऑब्जेक्ट को रोल करवाया। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है बेटा, एक ऑब्जेक्ट है, ये इस पे मोशन कर रहा है। ठीक है, ये इस पे क्या कर रहा है, सरफेस पे मोशन कर रहा है। ये ऑब्जेक्ट चलते 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 एक समय आएगा जब ये ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, रेस्ट पे आ जाएगा। अब ये भैया अपने आप रेस्ट पे कैसे आ गया, कोई भी ऑब्जेक्ट अपने आप रेस्ट पे कैसे आ जाता है बेटा। कोई भी बॉल फेंकोगे कुछ दूर जाने के बाद रेस्ट पे आ जाता है। इसके पीछे रीजन है कि कोई ना कोई ऐसा फोर्स है जो मोशन को अपोज करता है। यहाँ पे मोशन ना बोल के मैं रिलेटिव मोशन बोलूंगा, ये आगे चल के आपको अच्छे समझ में आएगा। ठीक है बेटा, ऐसा फोर्स जो रिलेटिव मोशन को अपोज करता है, उसे रुका देता है, उसी फोर्स को हम क्या कहते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं या फ्रिक्शन कहते हैं, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, सो फोर्स होता है, ये फ्रिक्शन फोर्स क्या है, फोर्स दैट अपोजेस मोशन, रदर यहाँ पे लिखना चाहिए रिलेटिव मोशन। ठीक है, रिलेटिव मोशन 11th क्लास में बहुत अच्छे समझ में आ गया रिलेटिव मोशन क्या है। तो फोर्स दैट अपोजेस रिलेटिव मोशन बिटवीन टू सरफेसेस इन कांटेक्ट होना जरूरी है। ठीक है, तो इस फोर्स को हम क्या कहते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं। यानी फ्रिक्शनल फोर्स का क्या काम है, इसका काम है अपोज करना रिलेटिव मोशन को। ठीक है, क्या करता है बेटा फ्रिक्शनल फोर्स, ये अपोजेस रिलेटिव मोशन, है ना, रिलेटिव मोशन को अपोज करता है भाई। ठीक है, रिलेटिव मोशन को अपोज करता है, और ये हमेशा दो सरफेस के बीच में लगता है। अब दो सरफेस के बीच में, जैसे कि मान लो यहाँ पे लग रहा है, यहाँ पे जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा ना, पीछे की तरफ लग रहा होगा, इसके मोशन आगे हो रहा है, फ्रिक्शन फोर्स पीछे लग रहा है। ऐसे यहाँ भी फ्रिक्शन फोर्स कहाँ लग रहा होगा बेटा, पीछे लग रहा होगा। क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात। चलिए, बहुत अच्छी बात है, बहुत प्यारी बात है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं बेटा, क्या आगे हमारे पास है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारे पास फ्रिक्शन फोर्स के, है ना, कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स है उसे हमें डिस्कस करना है। तो पहला है अपोजिस मोशन, कि भाई साहब मोशन को अपोज करता है। दूसरा एक कांटेक्ट फोर्स है, दो सरफेस जहां से कांटेक्ट करते हैं ना, उन्हीं कांटेक्ट के बीच में फोर्स लगता है। ठीक है, एक्ट्स अपोजिट टू द मोशन के हमेशा अपोजिट लगता है, वो तो हमने देख लिया। अगर मान के चलो ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ गिर रहा है बेटा, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ गिर रहा है, तो फ्रिक्शन फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा, ऐसे फ्रिक्शन फोर्स ऐसे अपोज करेगा मोशन को। मोशन नीचे है, फ्रिक्शन फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है। क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात। चलिए, अच्छा, ग्रेटर ऑन रफ सरफेस, जितना ज्यादा रफ सरफेस होगा उतना ज्यादा फ्रिक्शन लगेगा वहां पे। क्लियर है, सो फ्रिक्शन एक तरह से रफनेस पे डिपेंड करता है, जितना ज्यादा रफ सरफेस उतना ज्यादा फ्रिक्शन। एग्जांपल क्या है, बाईसाइकिल का स्लो डाउन हो जाना, बॉल को स्टॉप हो जाना रोल करते करते, वॉकिंग पॉसिबल बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन। अच्छा, एक चीज है, भले ही फ्रिक्शन देखा जाए तो एक तरह से नेसेसरी ईवल है फ्रिक्शन। कैसे यार, फ्रिक्शन की वजह से आग लग जाता है, फॉरेस्ट फायर वगैरह होता है। ठीक है, उसमें सूखी लकड़ियाँ जब हवा चलती है आपस में रब करती हैं, फ्रिक्शन की वजह से हीट प्रोड्यूस होता है, इससे आग लग जाता है। तो देखा जाए तो फ्रिक्शन से हमें नुकसान भी पहुंच रहा है। बहुत सारे हमारे जो व्हीकल्स होते हैं, मशीन होते हैं, उसके पार्ट्स वियर एंड टियर हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, चप्पल के हमारे सोल घिस जाते हैं जूते के। ठीक है, सो देखा जाए तो हमारे ये इसके डिसएडवांटेज भी है फ्रिक्शन के, और एडवांटेज भी है। एडवांटेज कैसा है, बिना फ्रिक्शन के हम लिख भी नहीं पाते, ब्रेक अप्लाई नहीं कर पाते, चल नहीं पाते, है ना, दौड़ नहीं पाते, बिना फ्रिक्शन के कुछ नहीं हो पाता यहाँ से। ठीक है, सो ये रीजन है कि इसीलिए कहते हैं फ्रिक्शन इज अ नेसेसरी ईवल। ठीक है, यहाँ पे लिख देना बेटा, क्या लिख लेना कि जो फ्रिक्शन होता है ना बेटा, फ्रिक्शन इज अ नेसेसरी, है ना, नेसेसरी ईवल, नेसेसरी ईवल। ठीक है भाई साहब, ये ईवल भी है और जरूरी भी है बहुत ज्यादा। ठीक है, चलिए, सो इतना नोट डाउन कर लीजिए, देन फिर हम आगे प्रोसीड कर रहे हैं चैप्टर को। नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं बेटा किसके बारे में, व्हाई डज फ्रिक्शन अकर, है ना, कॉज ऑफ फ्रिक्शन क्या है ना, फ्रिक्शन का कॉज क्या है,
वो हम देखने वाले हैं, ठीक है। सो बेसिकली हम पढ़ने जा रहे हैं कॉज ऑफ फ्रिक्शन, कॉज ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। फ्रिक्शन क्यों होता है बेटा? दो सरफेस भले ही आपको दिखने में कितना भी स्मूथ लग रहे हो, बट उनके बीच में ना छोटे मोटे, बहुत छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक लेवल पे क्या होते हैं, इरेगुलरिटीज होते हैं। अब यही इरेगुलरिटीज आपस में क्या कर लेते हैं, इंटरलॉक कर देते हैं जिसकी वजह से मोशन को अपोज कर देते हैं बेटा, ठीक है। सो फ्रिक्शन क्यों अराइज करता? बिकॉज सरफेस हैव टाइनी इरेगुलरिटीज, और इन्हीं इरेगुलरिटीज के बीच में क्या हो जाते हैं, ये इंटरलॉक हो जाते हैं, इंटरलॉक हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है बेटा, फ्रिक्शन क्रिएट होता है, ठीक है। अच्छा, क्या एडवांटेज और डिसएडवांटेज है फ्रिक्शन के बीच में, वो हम डिस्कस कर रहे हैं बेटा। सबसे पहला एडवांटेज क्या है, फ्रिक्शन भाई चलने में हेल्प करता है, लिखने में हेल्प करता है, किसी चीज को पकड़ने में हेल्प करता है, और भाई किसी भी ऑब्जेक्ट पे ब्रेक लगा, व्हीकल में ब्रेकिंग है ना, ब्रेक लगाने में हेल्प करता है, उसके बिना गाड़ी रुकती नहीं बेटा, ब्रेक लगा लेते फिर भी नहीं रुकती बेटा, स्लाइड करते रहती है ऐसी। डिसएडवांटेज क्या है बेटा, हीट प्रोड्यूस करता है, फॉरेस्ट फायर वगैरह लग जाता है, वियर आउट टायर है ना, और तीसरा क्या है, डैमेजेस मशीन पार्ट्स, ये सब प्रॉब्लम है, ये सब डिसएडवांटेज एक तरह से फ्रिक्शन का। क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात? चलिए अब जरा हम बात कर रहे हैं फ्रिक्शन किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, ठीक है। सो यहां पे लिख लेना फैक्टर्स एट विच फ्रिक्शन डिपेंड्स, ठीक है। फ्रिक्शन कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है गाइस, उसको हम देखने जा रहे हैं। तो अपना पहला जो फैक्टर है बेटा, वो नेचर ऑफ सरफेस पे है ना, नेचर ऑफ सरफेस पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ सरफेस पे, ठीक है, नेचर ऑफ सरफेस पे। यानी कि बेटा फ्रिक्शन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है, फ्रिक्शन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रफनेस पे, ठीक है। जितना ज्यादा रफनेस होगा उतना ज्यादा फ्रिक्शन लगेगा, जितना ज्यादा रफनेस होगा उतना ज्यादा फ्रिक्शन लगेगा, ठीक है। दूसरा सेकंड चीज क्या होता है बेटा, सेकंड किस पे डिपेंड करता है, सेकंड यहां पे डिपेंड करता है बेटा, सेकंड डिपेंड करता है किस पे, एक तरह से नॉर्मल रिएक्शन पे। अभी ये नॉर्मल रिएक्शन अलग चीज होती है, 11वीं क्लास में पढ़ोगे, ठीक है। नॉर्मल रिएक्शन पे डिपेंड करता है, ठीक है। आप ना नॉर्मल रिएक्शन के बारे में 11वीं क्लास में पढ़ोगे। जैसे मान लो ये सरफेस है, ठीक है, इस पे कोई ऑब्जेक्ट रखा है, इस पे क्या रखा है बेटा, कोई ऑब्जेक्ट रखा है। तो अगर इसका मास m है तो ये नीचे में एक फोर्स लगाता है, वेट है ना, वेट तो अभी यहीं पे पढ़ेंगे। वेट का फॉर्मूला होता है mg, मास को g से मल्टीप्लाई कर देते हैं, g होता है एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सलेशन मान लो इसे, ठीक है। तो बेटा ऊपर में ना इस सरफेस के परपेंडिकुलर एक रिएक्शन लगता है जिसको हम कहते हैं नॉर्मल रिएक्शन, और ये नॉर्मल रिएक्शन बेटा इक्विलिब्रियम कंडीशन में mg के बराबर होता है, ठीक है। सो बेटा ये जो n है ना, n ये नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है, ये नॉर्मल रिएक्शन पे डिपेंड करता है क्या, फ्रिक्शन। क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात? चलिए बहुत अच्छी बात है, बहुत प्यारी बात है। अच्छा एक चीज आप नोट कर लो ज्ञान की बात में, कहां पे लिखवा दूं, यहां पे ज्ञान की बात में। जैसे मान लो मेरे पास ना दो ऑब्जेक्ट है, सेम ऑब्जेक्ट है, एक ऐसे हॉरिजॉन्टली रखा है, एक ऐसे हॉरिजॉन्टली, इसका भी मास m ही है ना, और एक ऐसे वर्टिकली रखा है बेटा, इसका भी मास m है, दोनों का मास सेम है, ठीक है। तो दोनों का मास सेम है तो बेटा दोनों के ऊपर फ्रिक्शन क्या लगेगा, सेम लगेगा। इसके ऊपर जितना फ्रिक्शन लग रहा होगा उतना, मतलब A और B, जितना फ्रिक्शन A वाले पे लग रहा होगा उतना फ्रिक्शन B वाले पे लग रहा होगा। ऐसा क्यों भैया, इसका तो ज्यादा सरफेस इन कॉन्टेक्ट था तो इस पे ज्यादा फ्रिक्शन लगना चाहिए, है ना, ऐसे ही सोच रहे होगे ना बेटा, ऐसा नहीं होता, ठीक है। फ्रिक्शन ना सरफेस एरिया पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है, फ्रिक्शन सरफेस एरिया पे डिपेंड नहीं करता है। तो अगर दोनों का मास सेम है, तो बेटा दोनों का नॉर्मल रिएक्शन सेम होगा, मास सेम, जी तो सब पे सेम ही लगता है बेटा, है ना, जी एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है बेटा 9.8 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, 9 क्लास में पढ़ोगे, ठीक है। सो बेटा m सेम होने की वजह से नॉर्मल रिएक्शन सेम हो गया, और क्योंकि दोनों का नॉर्मल रिएक्शन सेम था, दोनों का क्या था बेटा, नॉर्मल रिएक्शन सेम था, इसलिए बेटा फ्रिक्शन दोनों का क्या रहा, सेम। तो फ्रिक्शन नॉर्मल रिएक्शन पे डिपेंड करता है, ना कि सरफेस एरिया पे। तो यहाँ पे लिख देना नोट डाल के, ज्ञान की बात लिख देना नोट डाल के, क्या कि फ्रिक्शन does not depends on surface area पे भाई साहब डिपेंड नहीं करता है, ये सिर्फ नेचर ऑफ सरफेस, रफ है स्मूथ है उस पे डिपेंड करता है, नहीं तो नॉर्मल रिएक्शन पे डिपेंड करता है। सो आई होप गाइस इतना आपको समझ में आ गया होगा, तो इतना फटाफट नोट डाउन कर लीजिए, आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बेटा ये है ना, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये, और इसका डेफिनेशन क्लियर है। सो इतना नोट डाउन करिए और देन फिर हम आगे प्रोसीड कर रहे हैं इस चैप्टर को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं क्या, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो यार नाम से पता चल रहा है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स ऐसे फोर्स होते हैं जो बिना टच करे हुए
विदाउट टचिंग ऑब्जेक्ट्स ये फोर्स राइज करता है, यानी कि लगते हैं। ठीक है, इसमें सबसे पहला जो अपन फोर्स पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है मैग्नेटिक फोर्स। कौन सा फोर्स है बेटा? मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है? सो फोर्स एक्सर्टेड बाय अ मैग्नेट ऑन अनदर मैग्नेट या मैग्नेटिक मटेरियल। भैया मैग्नेटिक मटेरियल क्या होता है? तो मैग्नेटिक मटेरियल के बारे में आपको मैं यहीं पे बता दूं, मैग्नेटिक मटेरियल ऐसे मटेरियल होते हैं जो मैग्नेट अट्रैक्ट कर सकता है, जिनको मैग्नेट अट्रैक्ट कर सकता है। तो बेटा मटेरियल, ठीक है, मटेरियल्स दैट कैन बी attracted by magnet are called magnetic materials। ठीक है, क्या एग्जाम्पल है मैग्नेटिक मटेरियल्स का? 3 एग्जाम्पल याद कर लेना। कौन कौन से भाई? कौन कौन से? तो इसका जो एग्जाम्पल है बेटा वो है आयरन। ठीक है, 1 मिनट, अरे कुछ ज़्यादा ही मिट गया। हाँ, आयरन, निकल, यहाँ से निकल नहीं, ये वाला निकल, इसका सिंबल होता है Ni, इसका सिंबल होता है Fe। ठीक है, और कोबाल्ट। ठीक है, कोबाल्ट का सिंबल होता है CO। क्लियर है? सो आयरन, निकल, कोबाल्ट ये क्या है? मैग्नेटिक मटेरियल है। ठीक है, और मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है? ऐसा फोर्स जो किसी मैग्नेट या मैग्नेटिक मटेरियल के बीच में लगता है उन्हें हम क्या कहते हैं? मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। क्लियर है? प्रॉपर्टीज क्या होता है बेटा मैग्नेटिक फोर्स का? प्रॉपर्टीज क्या होता है? तो बेटा लाइक पोल्स क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है मैग्नेट में 2 पोल्स होते हैं, एक तरफ नॉर्थ, दूसरा साउथ। मान लो एक दूसरा मैग्नेट लाया जिसके इधर में नॉर्थ, इधर साउथ है, मतलब ये दोनों लाइक पोल है ना, तो लाइक पोल के बीच में क्या होता है बेटा? रिपल्शन होता है। क्या होता है? रिपल्शन होता है। तो पहला प्रॉपर्टी यही है मैग्नेटिक फोर्स का कि लाइक पोल्स क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। अच्छा, अनलाइक पोल्स क्या करते हैं बेटा? अट्रैक्ट करते हैं। कैसे भैया, कैसे मान लूँ? सो मान लो कि यहाँ पे आप लाए एक मैग्नेट, इसका नॉर्थ पोल है, साउथ है, और दूसरा जो लेके आ रहा हो ना साउथ है, नॉर्थ है, तो बेटा नॉर्थ साउथ है ना, ऑपोजिट है ना, तो ऑपोजिट के बीच में तो अट्रैक्शन नहीं होती है बेटा। ठीक है, सो यहाँ पे क्या हो गया? अट्रैक्शन हो रहा है। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है बेटा? मैग्नेटिक फोर्स कहाँ कहाँ काम करता है? कंपस में है ना, फ्रिज मैग्नेट में जो फ्रिज चिपका देता ना, इलेक्ट्रोमैग्नेट, यहाँ हर जगह मैग्नेटिक फोर्स का इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, सो इतना फटाफट नोट डाउन कर लीजिए, देन फिर हम आगे प्रोसीड कर रहे हैं चैप्टर को। नेक्स्ट फोर्स की तरफ बढ़ रहे बेटा, उसका नाम है क्या? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है? तो आइए देखते हैं। अभी मैंने बताया था इलेक्ट्रो मतलब होता है भैया चार्ज, हाँ जी, और स्टैटिक मतलब होता है रेस्ट, यानी कि रेस्ट चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगता है उसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। यानी फोर्स एक्सर्टिंग बाय चार्ज बॉडी टू अनदर चार्ज भी हो सकता है, दूसरा बॉडी चार्ज भी हो सकता है या अनचार्ज भी हो सकता है, दोनों पे ही फोर्स लग सकता है। क्लियर है? ठीक है, हाउ चार्ज फॉर्म? भाई चार्ज कैसे बनता है? तो जब भी हम 2 ऑब्जेक्ट को रब करते हैं ना, 2 मटेरियल्स को, जैसे मान लो प्लास्टिक स्केल और पॉलीथीन को हमने रब कर दिया, ये है मेरे पास प्लास्टिक स्केल। ठीक है, ये मेरे पास प्लास्टिक स्केल हो गया, 1 मिनट में अच्छे से बना दे रहा हूँ। हाँ जी, ये प्लास्टिक स्केल हो गया, और इसके ऊपर हमने क्या करा बेटा? इसके ऊपर एक पॉलीथीन को ऐसे करके हमने रब कर दिया। तो होता क्या है? कुछ इलेक्ट्रॉन्स में रब करने से क्या होता है? हीट एनर्जी क्रिएट होती है, तो वो एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स को मिलता है और वो इलेक्ट्रॉन जंप कर देते बेटा, है ना, वो इलेक्ट्रॉन जंप कर देते क्योंकि काइनेटिक एनर्जी आ जाती है, मोशन में आ जाते हैं, तो जंप करके दूसरे मटेरियल पे चले आते हैं। जहां जाते हैं उसे तो नेगेटिव बना देते हैं बेटा, है ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, जहां जाएंगे उसको भी नेगेटिव बना देंगे, है ना, और जहां से जा रहे हैं वहां पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है, सो वहां पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज आता है। तो बेटा होता क्या, उसके बाद इन ऑब्जेक्ट को ना आप किसी अदर मटेरियल पे ले जाओगे तो उससे अट्रैक्शन, जैसे कि आप पेपर, जो टुकड़े होते हैं पेपर के, वहां पे स्केल को ले जाओगे तो अट्रैक्ट होता है। ऐसे हेयर आपके अट्रैक्ट होते हैं उस स्केल पे। ऐसे क्यों होता है? क्योंकि बेटा आपके स्केल में चार्ज क्रिएट हो जाता है रबिंग करने से। ठीक है, सो स्टैटिक चार्ज प्रोड्यूस हो जाता है इन पे, स्टैटिक चार्ज, वो चार्ज रेस्ट पे होते हैं बेटा। ठीक है, उनके वजह से अट्रैक्शन या रिपल्शन होता है। क्लियर है? तो लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं, अनलाइक चार्जेस क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। कोई दिक्कत वाली बात? चार्ज 2 ही प्रकार के होते हैं, है ना, जैसे अपनी मैग्नेट में हमने पढ़ा। ठीक है, जो चार्जेस हैं वो कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के ही तो हैं भाई। एक तो है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, एक तो अपने पॉजिटिव चार्ज होते हैं। ठीक है, एक तो पॉजिटिव चार्ज है, और दूसरा क्या हो गया बेटा? नेगेटिव चार्ज हो गया। दूसरा क्या हो गया? नेगेटिव चार्ज हो गया। क्लियर है? कोई दिक्कत वाली बात? जो पॉजिटिव चार्ज होता है ना, पॉजिटिव चार्ज बेसिकली जो लाइक चार्ज होते हैं, जैसे प्लस प्लस चार्ज आ गया तो इनके बीच में क्या होता है? रिपल्शन होता है। मान लो ये नेगेटिव चार्ज आ गया तो इनके बीच में क्या होगा? रिपल्शन हो गया। बट वही अनलाइक चार्ज होते हैं उनके बीच में क्या होता है? अट्रैक्शन होता है। जैसे एक पॉजिटिव चार्ज लाया और एक नेगेटिव चार्ज लाया
तो इनके बीच में क्या हो जाएगा, अट्रैक्शन। एकदम मैग्नेट वाली प्रॉपर्टी है भाई साहब, लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर, लाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। यहाँ पे भी लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर और लाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। तो भाई दोनों हमने प्रॉपर्टीज इसके डिस्कस कर लिए, ठीक है, प्रॉपर्टीज हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के डिस्कस कर लिए, ठीक है। सो फटाफट आप इतना छापिए, देन फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आई होप आपने इतना नोट कर लिया होगा। अगर इतना नोट कर लिया तो बेटा हम आगे पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। अगला जो अपना फोर्स है बेटा, थर्ड फोर्स है बेटा, है ना। अभी तक हमने दूसरा फोर्स पढ़ा, ये रहा सेकंड फोर्स पढ़ा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, है ना। थर्ड फोर्स हम पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। थर्ड फोर्स ये काट दो बेटा, मिसप्रिंट हो गया थोड़ा, हाँ। तो तीसरा जो फोर्स है बेटा उसका नाम है ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना। और अगर अर्थ, पृथ्वी किसी ऑब्जेक्ट पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगाती है तो उसे ग्रेविटी कह देते हैं, उसे हम क्या कह देते हैं बेटा, ग्रेविटी कह देते हैं, ठीक है। सो डेफिनेशन क्या है, फोर्स विथ विच अर्थ अट्रैक्ट्स ऑब्जेक्ट टुवर्ड इटसेल्फ। ऐसा फोर्स जिससे अर्थ अपने सेंटर की तरफ, मान लो ये अर्थ है, ठीक है, और अर्थ अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करती है अपने सेंटर की तरफ, तो इस फोर्स को हम क्या कह देते हैं बेटा, ग्रेविटी कह दे रहे हैं, है ना। इसी फोर्स को हम क्या कह दे रहे हैं बेटा, ग्रेविटी कह दे रहे हैं। बट वही यूनिवर्स में कोई भी दो ऑब्जेक्ट आपस में अट्रैक्शन शो करता है बेटा। मान लो ये इस पे फोर्स लगा रहा है F, तो ये भी इस पे फोर्स लगाएगा F, तो इस फोर्स को हम क्या बोल देंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स बोल देंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स बोल देंगे। तो भैया ये भी तो ग्रेविटेशन फोर्स है, बिल्कुल। अगर अर्थ किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगाती है, खींचती है अपने सेंटर की तरफ, तो उसे ग्रेविटी बोल देते हैं। बट वही दो ऑब्जेक्ट यूनिवर्स में कोई अट्रैक्शन का फोर्स लगा रही है, उसे ग्रेविटेशनल फोर्स बोल देंगे। वाई ऑब्जेक्ट फॉल, कोई ऑब्जेक्ट क्यों गिरती है, हम किसी चीज को ऊपर फेंकते हैं तो नीचे क्यों आती है, क्योंकि भाई ग्रेविटी की वजह से, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, बिकॉज अर्थ पुल देम ड्यू टू ग्रेविटी। तो भाई आंसर भी आपका ये रहा, क्वेश्चन यहाँ पे है। प्रॉपर्टीज डिस्कस कर ले रहे जरा ग्रेविटेशनल फोर्स की। क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं बेटा, क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। तो पहला प्रॉपर्टी तो आपके सामने है कि यार ग्रेविटेशनल फोर्स एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, क्लियर है। कॉन्टैक्ट लगना जरूरी नहीं है इसमें, देखो दो ऑब्जेक्ट दूर था फिर भी फोर्स लग गया, है ना। दूसरा क्या है बेटा, ऑलवेज अट्रैक्टिव, हमेशा अट्रैक्टिव होती है, रिपल्सिव नहीं होते, मैग्नेटिक और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जैसा, हमेशा अट्रैक्टिव रहती है बेटा। एक्ट्स वर्टिकली डाउनवर्ड, कोई भी, जैसे अर्थ है, कोई भी ऑब्जेक्ट है उस पर फोर्स हमेशा, ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड ही लगेगा, ठीक है। अच्छा, एग्जाम्पल क्या हो गया बेटा, एग्जाम्पल अपना हो गया फॉलिंग ऑफ एप्पल, एप्पल फॉलिंग हो गया, रेन का गिरना, ठीक है, रेन फॉलिंग हो गया। तीसरा बॉल थ्रोन अपवर्ड कम्स, वापिस आ जाता है, बॉल को ऊपर फेंकते नीचे आ जाता है। और सबसे बड़ी एग्जाम्पल है वाटरफॉल, है ना, नीचे आती है ना वाटरफॉल हमेशा, ठीक है। ये सब बेटा एग्जाम्पल है किसका, ग्रेविटी यानी ग्रेविटेशनल फोर्स का। बेटा देखो ग्रेविटेशनल फोर्स ही एक ऐसा फोर्स है जिसके वजह से बेटा प्लैनेट सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, ठीक है। और जो सैटेलाइट है या मून है वो किसी प्लैनेट के अराउंड रिवॉल्व करता है, जैसे हमारा मून अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है, कौन से फोर्स की वजह से, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। तो इतने सारे फिनोमिना जैसे कि रिवोल्यूशन ऑफ प्लैनेट अराउंड द स्टार, रिवोल्यूशन ऑफ सैटेलाइट यानी कि मून अराउंड द प्लैनेट, ठीक है, टाइड्स का बनना, ठीक है, एप्पल का गिरना, ये सारे फिनोमिना एक सिंगल फोर्स से एक्सप्लेन होता है, उस फोर्स को कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। और इस फिनोमिना को हम ग्रेविटेशन कहते हैं, जो कि आप क्लास 9th में पढ़ेंगे, ठीक है। हालांकि क्लास 9th में अब उसे हटा दिया गया है, ठीक है, बट एनीवेज बहुत बढ़िया चैप्टर, 11th क्लास में तो पढ़ेंगे भाई साहब, ठीक है। चलिए अब जरा हम बात कर रहे हैं क्या, वही फोर्स, वही ग्रेविटेशनल फोर्स जब अर्थ किसी ऑब्जेक्ट पे लगाती है बेटा, या हम पे जो फोर्स लगा रही है अर्थ, या किसी भी चीज को नीचे खींच रही है अर्थ वर्टिकली डाउनवर्ड, उस फोर्स को ग्रेविटी बोल देते हैं। मतलब ग्रेविटी ग्रेविटेशनल फोर्स ही है, ठीक है। चलिए इतना फटाफट नोट कर लीजिए, देन फिर हम आगे प्रोसीड कर रहे हैं चैप्टर को। नेक्स्ट जो हम पढ़ने जा रहे हैं बेटा, वेट एंड इट्स मेजरमेंट, ठीक है, वेट एंड इट्स मेजरमेंट। सो पहली बात, फर्स्ट ऑफ ऑल वेट है क्या, वेट है क्या। सो मान लो यही अर्थ है अपना, ठीक है, ये अर्थ है ना, और ये हम खड़े हैं यहाँ पे, है ना। तो जिस फोर्स से अर्थ हमें नीचे खींचती है, जैसे मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, और जिस फोर्स से अर्थ नीचे खींच रही है उस ऑब्जेक्ट को, उस फोर्स को ही हम क्या कहते हैं बेटा, वेट कहते हैं, और उसका फॉर्मूला होता है mg, ठीक है। ये फॉर्मूला तो आगे पढ़ोगे बट ये कॉन्सेप्ट यहीं पे पढ़ना है। सो फोर्स विथ विच अर्थ पुल्स एन ऑब्जेक्ट टुवर्ड इटसेल्फ, इसको वेट कहते हैं, इसको वेट कहते हैं। वेट कैसे यूनिट, न्यूटन है। क्यों भाई, फोर्स है, वेट तो फोर्स है ना, तो फोर्स कैसे यूनिट न्यूटन होता है, तो इसका भी तो न्यूटन होता है, इसका भी तो न्यूटन होगा, केजी नहीं होगा, केजी मास का होता है, मास अलग चीज है बेटा। अच्छा, इसको नापते कैसे हैं, वेट को कैसे नापते हैं, तो स्प्रिंग बैलेंस एक करके, मतलब एक डिवाइस होता है स्प्रिंग बैलेंस, ये क्या करता है, यूज टू मेजर वेट, है ना। ये स्प्रिंग बैलेंस हम क्या करते हैं, वेट मेजर करते हैं, ठीक है। अच्छा, वर्किंग क्या होता है बेटा, वर्किंग क्या है, जिसका ज़्यादा वेट होगा वो ज़्यादा स्प्रिंग को स्ट्रेच करेगा, उस मशीन में जो लगा है उसका ज़्यादा रीडिंग होगा,
ठीक है। सो ये वर्किंग होता है बेटा किसका, स्प्रिंग बैलेंस का, जो कि क्या मेजर करता है, वेट मेजर करता है। क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात। अच्छा, वेट जगह के अनुसार चेंज होता है। जैसे हम स्पेस में चले जाए तो वेट 0 हो जाएगा, ठीक है, स्पेस में चले जाए तो वेट 0 हो जाएगा, अर्थ के सेंटर में चले जाए तो वेट 0 हो जाएगा, ठीक है। हम बेटा हाइट में ऊपर बढ़ते हैं तो भी वेट घटता है, ठीक है। अलग अलग प्लैनेट पे हमारा अलग अलग वेट हो सकता है। मान लो बेटा यहाँ पे हमारा वेट कितना है, 60 kg है, ठीक है, अर्थ पे 60 kg है, तो हम मून पे जाएंगे ना तो मून पे ना 1/6 हो जाता है, यानी 60 kg का क्या हो जाएगा, 10 kg 10 न्यूटन, सॉरी केजी बोल रहा हूँ मैं, न्यूटन होगा। मान लो हम 60 न्यूटन के पृथ्वी पे हैं, ठीक है, अगर वही हम मून पे चले आए तो 1/6 हो जाता है वेट वहाँ पे, तो 60 का 1/6 कर लो, कितना हो जाएगा बेटा, 10 न्यूटन, मतलब 10 न्यूटन ही वेट रहेगा हमारे कहाँ पे, मून पे, ठीक है। ऐसी बेटा लिफ्ट में है, जब हम ऊपर जाते हैं ना, लिफ्ट में ऊपर जाते हैं तो वेट हमें ज़्यादा फील होता है, ऐसे लिफ्ट में नीचे आते तो वेट हमें कम फील होता है, ठीक है। सो ये सब देखा जाए तो वेट यार जगह के अनुसार चेंज हो रहा है, वेट कांस्टेंट नहीं है, ठीक है, बट मास हर जगह कांस्टेंट होता है। तो हम अगला टॉपिक बेटा मास के बारे में ही पढ़ने वाले हैं। सो इतना नोट डाउन कर लीजिए, देन फिर हम आगे प्रोसीड कर रहे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो पढ़ रहे हैं बेटा, वेट एंड इट्स मेजरमेंट। अभी मैंने बताया ना, इधर प्लैनेट और इधर ले लो वेट ऑफ 1 kg ऑब्जेक्ट, ठीक है। सो हर जगह बेटा अलग अलग वेट होता है, जैसे कि अर्थ पे उस मान लो 1 kg ऑब्जेक्ट का वेट 10 न्यूटन है, तो मून पे 1.6 हो जाएगा बेटा, है ना। वही मार्स पे 3.8 न्यूटन, वीनस पे 9 न्यूटन। अच्छा, जुपिटर बहुत बड़ा प्लेनेट है, इसका ग्रेविटेशन फोर्स बहुत ज़्यादा होगा, मतलब वेट बहुत ज़्यादा रीड होगा, बिल्कुल सही, तो 25.4 न्यूटन हो गया। कहाँ 10 kg 10 न्यूटन का थे हम पृथ्वी पे, और जुपिटर पे कितना हो गया, 25.4 न्यूटन। सो वेट जो है बेटा जी, जो वेट है वो वेरिएबल है। ये जो वेट है वो क्या है बेटा, चेंज होता है, कांस्टेंट नहीं रहता। ये क्या है, वेरिएबल है, वेरिएबल है, ठीक है। स्पेस में 0 हो जाता है बेटा, स्पेस में क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, ठीक है। अर्थ के सेंटर पे भी क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। अलग अलग जगह पे अलग अलग वेट होगा, ठीक है। सो इतना उतार लीजिए, देन फिर हम आगे चैप्टर को प्रोसीड कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा क्या, फ्लोटिंग एंड सिंकिंग। अच्छा, ये पढ़ाने से पहले आपको मैं बता दूं कि वेट और मास में क्या अंतर होता है, ठीक है। वेट वर्सेस मास, वेट वर्सेस मास, ठीक है, वेट वर्सेस मास। तो बेटा जो वेट है ना वो वेरिएबल है, चेंज होता है। वेट क्या होता है बेटा जी, चेंज होता है, बट मास क्या होता है, कांस्टेंट होता है, हर जगह सेम रहता है, हर जगह क्या रहता है, सेम रहता है, बट ये चेंज होता है। अभी हमने देखा, ठीक है। वेट होता क्या है, एक तरह से फोर्स है ना, फोर्स है, ठीक है। फोर्स बाय विच अर्थ पुल्स एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, टुवर्ड्स इट्स सेंटर, है ना। अच्छा, मास क्या होता है, किसी यूनिट वॉल्यूम में कितना, मतलब देखा जाए कि मैटर प्रेजेंट है, उसको हम क्या कहते हैं, मास कहते हैं, ठीक है। तो मैटर प्रेजेंट, अमाउंट ऑफ मैटर, है ना, अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन अ यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। इसका यूनिट क्या होता है, इसका यूनिट न्यूटन होता है, इसका यूनिट क्या होता है बेटा, केजी। तो इतना छाप लीजिए, फिर हम आगे स्टार्ट कर रहे हैं इस चैप्टर को, मतलब आगे प्रोसीड कर रहे हैं, जब तक इतना आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। चलिए, अगर इतना आपने नोट कर लिया देन फिर हम आगे चैप्टर को प्रोसीड कर सकते हैं, ठीक है। सो अब हम पढ़ने जा रहे हैं भाई फ्लोटिंग एंड सिंकिंग के बारे में। कब कोई चीज़ तैरती है पानी में, कब कोई चीज़ डूबती है, इसी के बारे में हम देखने जा रहे हैं। तो बेटा उससे पहले हम एक छोटा सा कॉन्सेप्ट सीखेंगे, बॉयंट फोर्स, जिसको प्यार से अपथ्रस्ट भी कहा जाता है। क्या होता है भैया ये बॉयंट फोर्स या अपथ्रस्ट? तो पहले हम डेफिनेशन देखते हैं। ये अपवर्ड फोर्स होता है एक्सर्टेड बाय लिक्विड या फ्लूइड, है ना। कोई भी बेटा लिक्विड हो या फ्लूइड हो, ठीक है, वो किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, अगर किसी फ्लूइड में, लिक्विड में अगर कोई ऑब्जेक्ट को इमर्स करते हैं, डुबोते हैं, तो उसके ऊपर बेटा एक अपवर्ड फोर्स लगता है। उस अपवर्ड फोर्स को, है ना, अपवर्ड फोर्स को हम क्या कहते हैं, बॉयंट फोर्स या अपथ्रस्ट कहते हैं। आप कभी स्विमिंग पूल में कूदे हो या फिर कभी भी किसी वाटर बॉडीज में आप जंप करते हो, तो आपको ना पानी है, जो वाटर है, फ्लूइड है, वो ऊपर की तरफ एक फोर्स लगाती है, इसकी वजह से हम पहली बार में ऊपर आ जाते हैं, ठीक है। सो उस फोर्स को ही हम क्या कहते हैं, बॉयंट फोर्स कहते हैं। आप फुटबॉल या किसी बॉल को अंदर पानी में डालोगे तो उसके ऊपर एक थ्रस्ट लगेगा, उसी को हम क्या कहते हैं, बॉयंट फोर्स कहते हैं, ठीक है। सो लेट सपोज यहाँ पे एक कोई कंटेनर है, ठीक है, कंटेनर है, इसमें बेटा जी फ्लूइड भरा हुआ है, ठीक है, इसमें क्या भरा हुआ है, फ्लूइड भरा हुआ है, ठीक है। अब हमने क्या करा, इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट को फुल्ली या पार्शियली, आप फुल्ली भी इमर्स कर सकते हो, पार्शियली भी इमर्स कर सकते हो,
ठीक है, जब भी फुल्ली या पार्सली इमर्ज करते हो किसी भी फ्लूइड में किसी भी ऑब्जेक्ट को, तो उसके ऊपर एक अपवर्ड फोर्स लगता है बेटा, है ना, एक अपवर्ड फोर्स लगता है, उसी को हम अपथ्रस्ट या बॉयंट फोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा जी? बॉयंट फोर्स कहते हैं, बॉयंट फोर्स। और इस फिनोमिना को बॉयंसी कहा जाता है। ठीक है, ये जो फिनोमिना है ना, ये जो फिनोमिना जिसपे अपवर्ड फोर्स लगता है, इसी फिनोमिना को हम क्या कहते हैं? फिनोमिना को हम क्या कहते हैं बेटा? बॉयंसी कहते हैं। ठीक है, बॉयंसी। सो आई होप आपको बॉयंसी, बॉयंट फोर्स, अपथ्रस्ट के बारे में पता चल गया होगा। ठीक है, अब हम देख रहे हैं कंडीशन कि कब कोई ऑब्जेक्ट फ्लोट करता है, कब कोई ऑब्जेक्ट क्या करता है बेटा? सिंक करता है। सो फ्लोटिंग का केस कब होता है बेटा? जब मान लो ये मेरे पास कंटेनर है, इसके अंदर एक लिक्विड भरा हुआ है। ठीक है, लिक्विड भरा हुआ है ऐसे। ठीक है, अब हम इसमें बेटा किसी भी ऑब्जेक्ट को इमर्ज करते हैं। मान लो एक बॉल को हमने एक ऑब्जेक्ट को इमर्ज करा, तो इसके ऊपर दो फोर्स लगेगा। एक तो बेटा इसके ऊपर की तरफ लग रहा होगा क्या? बॉयंट फोर्स। ठीक है, यानी कि अपथ्रस्ट लग रहा होगा। और नीचे की तरफ क्या लग रहा होगा बेटा? वेट लग रहा होगा, है ना। नीचे की तरफ क्या लग रहा होगा? वेट लग रहा होगा। तो अगर ये बॉयंट फोर्स ज्यादा हो वेट से, अगर बॉयंट फोर्स ज्यादा हो वेट से, तो वो ऑब्जेक्ट क्या करेगी? फ्लोट करेगी। अच्छा, बट वही अगर बॉयंट फोर्स कम हो वेट से, तो ऑब्जेक्ट क्या करेगी बेटा? सिंक कर जाएगी। ठीक है, यही रीजन है कि जो आयरन नेल है वो सिंक कर जाती है, डूब जाती है, क्योंकि उस पे जो बॉयंट फोर्स लगता है उसके वेट से कम होता है ना। अब वही जो फ्लोट कब करती है बेटा? जब बॉयंट फोर्स ऑब्जेक्ट पे ज्यादा लगे उसके वेट के कंपैरिजन में। इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि कोई ऑब्जेक्ट फ्लोट जब करती है जब उसकी डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से कम हो। ठीक है, तो फ्लोट करने के लिए क्या होती है बेटा? कंडीशन एक, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज लेस देन दैट ऑफ वाटर, है ना। अगर ऑब्जेक्ट की डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से कम होती तो फ्लोट करती है। अच्छा, वही ऑब्जेक्ट की डेंसिटी अगर वाटर की डेंसिटी से ज्यादा हो तो सिंक कर जाएगी। ठीक है, सो डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अगर ज्यादा हो किससे? डेंसिटी ऑफ वाटर से, तो ऑब्जेक्ट क्या कर जाएगी बेटा? सिंक कर जाएगी, यानी डूब जाएगी। क्लियर है? सो यहाँ पे इतना नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, देन फिर हम आगे प्रोसीड कर रहे हैं। अगला जो टॉपिक है बेटा वो है आर्किमिडीज प्रिंसिपल हम देख रहे हैं। ठीक है, आर्किमिडीज वैसे तो आपकी किताब में डिटेल में इसको दिया नहीं है, ठीक है, बट फिर भी आपको मैं बता दे रहा हूँ क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है ये। आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या होता है? तो बेटा देखो, जब किसी ऑब्जेक्ट को हम इमर्ज करते हैं लिक्विड में, चाहे फुल्ली इमर्ज करो चाहे पार्शियली, वो ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंस करता है एक अपवर्ड फोर्स यानी बॉयंट फोर्स। वो फोर्स इक्वल होता है वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय दैट ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्या बोल दिया भैया? मान लो बेटा ये कंटेनर है, इसमें वाटर भरा हुआ है। ठीक है, एक दूसरा कंटेनर है छोटा सा नीचे रखा हुआ है, ऐसे इसको हमने कनेक्ट कर दिया पाइप से। ठीक है, यहां पे भरा हुआ है पानी इसमें पूरा यहां तक। ठीक है, मतलब ये इतना है कि पानी यहाँ पे इसके नीचे गिरे ना। ठीक है, इसके नीचे ही है, इस लेवल के नीचे ही है। ठीक है, अब हुआ क्या? अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को इसके अंदर डालेंगे, ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट को इसके अंदर डालेंगे, तो ये ऑब्जेक्ट वाटर को डिस्प्लेस करेगा, मतलब वाटर थोड़ा बहुत ऊपर चले जाएगा, और ऊपर जाएगा तो डिस्प्लेस होकर यहाँ पे नीचे गिर जाएगा, यानी ये जो है वो डिस्प्लेस वाटर है। तो जो डिस्प्लेस वाटर है इसको वेट कर लो, उसका वजन नाप लो। ठीक है, सो ये जो वेट ऑफ डिस्प्लेस वाटर है, वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर जो है वो इक्वल होता है इस ऑब्जेक्ट पे लगने वाले बॉयंट फोर्स के, तो अगर आपको बॉयंट फोर्स कैलकुलेट करनी है, डिस्प्लेस वाटर को मेजर कर लो ना, उसका वेट बराबर होगा उस पे लगने वाले बॉयंट फोर्स के। सो दिस इज द आर्किमिडीज प्रिंसिपल, यही है भाई साहब आर्किमिडीज प्रिंसिपल। ठीक है, सो इतना आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। तो देन फिर हम चैप्टर को प्रोसीड कर रहे हैं। और भाई यहाँ पे वैसे आकर के हमारा चैप्टर खत्म हो गया। अब कुछ क्वेश्चन मैं लाऊंगा, क्वेश्चन करेंगे, देन फिर इस चैप्टर को दी एंड करेंगे। ठीक है, सो फटाफट इसे नोट डाउन कर लीजिए, देन फिर हम कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन आपका ये है बेटा कि मैचिंग वाला क्वेश्चन है। मस्कुलर फोर्स का एग्जांपल क्या है? क्रिकेट बॉल स्टॉपिंग ऑन इट्स ऑन जस्ट बिफोर टचिंग, नहीं ये नहीं है। चाइल्ड लिफ्टिंग स्कूल बैग, बिल्कुल इसका बी वाले के साथ क्या कर रहा है? मैच कर रहा है। ठीक है, अच्छा मैग्नेटिक फोर्स का एग्जाम्पल कौन सा बेटा? मैग्नेटिक फोर्स का एग्जाम्पल कौन सा है? फ्रूट फॉलिंग, ये नहीं है। बैलून रब्ड, ये भी नहीं है। कंपस नेडल बेटा एग्जाम्पल है किसका? मैग्नेटिक फोर्स का। ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स का एग्जाम्पल कौन सा बेटा? फ्रिक्शनल फोर्स के एग्जाम्पल कौन सा है? तो यहाँ पे क्रिकेट बॉल स्टॉपिंग, अपने आप रुक जाती है ना चलते चलते, तो फ्रिक्शन फोर्स की वजह से होती है बेटा। ठीक है, क्रिकेट बॉल स्टॉपिंग ऑन इट्स ऑन जस्ट बिफोर टचिंग द बाउंड्री लाइन, बिल्कुल सही बेटा।
ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स के एग्जांपल क्या है, किसी भी चीज का गिरना, हेरा, फ्रूट फॉलिंग, है ना बेटा। अच्छा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का तो एक ही बचा बेटा, ये बलून रब्ड ऑन वुलन क्लॉथ्स अट्रैक्ट हेयर स्ट्रैंड्स, ठीक है। सो भाई यहाँ पे मैचिंग वाला हमने क्वेश्चन कर लिया, सो इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन अपने को करना है, एक मिनट, ये ट्रू फॉल्स वाला भी कर ले रे बेटा, है ना। थियोरेटिकल तो आप खुद से ट्राई करना, ठीक है। ट्रू फॉल्स वाला करा दे रहा हूँ। अ फोर्स इज ऑलवेज रिक्वायर्ड टू चेंज द स्पीड ऑफ द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, बिल्कुल सही, ट्रू है बेटा, है ना। मोशन की स्पीड को चेंज करना बेटा तो फोर्स चाहिए उसके लिए। दूसरा, ड्यू टू फ्रिक्शन द स्पीड ऑफ द बॉल रोलिंग ऑन अ फ्लैट ग्राउंड इंक्रीज, फ्रिक्शन की वजह से स्पीड इंक्रीज होती है, नहीं भाई वो तो डिक्रीज होती है। सो ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया बेटा जी, ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया। देयर इज नो फोर्स बिटवीन टू चार्ज ऑब्जेक्ट पेज एट अ स्मॉल डिस्टेंस, मान लो दो ऑब्जेक्ट, चार्ज ऑब्जेक्ट है, क्या उनके बीच में फोर्स लगेगा, बिल्कुल लगेगा, अट्रैक्शन है पल्शन का, तो बेटा जी ये क्या है, फॉल्स है, ठीक है। ये आपका क्या बेटा, फॉल्स है, क्लियर है। सो हमने ये एमसीक्यू वाला भी कर लिया, ठीक है। बाकी जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ठीक है, ये आप लोग होमवर्क में ट्राई करिएगा, जरूर करिएगा, ठीक है। कुछ क्वेश्चन और है, आप नोट डाउन कर लीजिए, इसको आप होमवर्क में ट्राई करिएगा। अच्छा, एक ये वाला करवा दे रहा हूँ। इफ अ बॉल इज थ्रोन अपवर्ड, इट स्लो डाउन, स्टॉप्स मोमेंटरली एंड देन फॉल्स बैक टू द ग्राउंड, नेम द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉल एंड स्पेसिफाई देयर डायरेक्शन। देखो जब हम बॉल को ऊपर फेंकते हैं ना, तो यहाँ पे जाके कुछ देर के लिए स्टॉप हो जाता है, मतलब फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाती है, 0 हो जाती है, फिर ये वापस आ जाती है बॉल, है ना, पहले ऊपर गई और फिर क्या आ गई, वापस आ गई। तो इस पर कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं वो हम दिखा रहे हैं। तो बेटा एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा, जब ऊपर जा रहा है तो ग्रेविटेशनल फोर्स यानी कि वेट नीचे लग रहा है बेटा, ठीक है, वेट क्या लग रहा है, नीचे। अच्छा, जब ऊपर जा रहा है तभी भी वेट नीचे लग रहा है, जब बेटा नीचे आ रहा होगा तभी भी वेट तो नीचे ही लगेगा, तभी वेट क्या लगेगा बेटा, नीचे लगेगा, क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात। अच्छा, बट जब ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है बेटा, जब ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, ऊपर जा रहा है, तो वेट तो भले ही नीचे लगेगा, बट जब ऊपर जाता है बेटा, ऊपर जाता है तो इस पे एक और फोर्स लग रहा होता है, जिसका नाम क्या है, एयर ड्रैग, इसका नाम क्या बेटा, एयर ड्रैग। अच्छा, जब वो ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है तभी भी उस पे वो एयर ड्रैग फोर्स लग रहा होगा, वेट नीचे और एयर ड्रैग क्या लग रहा होगा बेटा, ऊपर, एयर ड्रैग। इसको कह सकते हो एयर फ्रिक्शन, है ना, एयर रेजिस्टेंस भी कहते हैं इसको, एयर रेजिस्टेंस भी कहते हैं, एयर रेजिस्टेंस, है ना, वो लग रहा है बेटा। अच्छा सोचो, जब बॉल ऊपर जा रहा है तब बेटा एयर रेजिस्टेंस का डायरेक्शन क्या होगा, जब ऊपर जा रहा है तो कोशिश करेगी ना एयर ड्रैग उसको नीचे रखने की, और जब नीचे जा रहा है तो ऊपर करने की, ऑपोजिट लगती है ना, तो उसमें एयर ड्रैग बेटा नीचे ही लग रहा है ना, एयर ड्रैग जो फोर्स है वो भी क्या लग रहा है बेटा, नीचे लग रहा है, क्लियर है। तो यहाँ पे हमने देख लिया ड्यूरिंग इट्स अपवर्ड मोशन, ये हो रहा है बेटा, ड्यूरिंग इट्स डाउनवर्ड मोशन, ये हमने शो कर दिया। एट इट्स टॉप मोस्ट पोजीशन, टॉप मोस्ट पोजीशन पे कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, तो बेटा जी तो लगेगा ही लगेगा, है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स तो हमेशा डाउनवर्ड ही लगेगा, क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात। चलिए, अच्छा अच्छा ऊपर में क्या होता है ना, कि जो एयर ड्रैग है और जो जी है वो बैलेंस हो जाता है, ठीक है, इसकी वजह से थोड़ा मोमेंटली रुक जाता है, फिर वापस नीचे आ जाता है। सो इसको नोट कर लीजिए, और ये वाला क्वेश्चन आप घर पे ट्राई करिएगा। कुछ क्वेश्चन और है, हाँ इन्हें भी ट्राई कर लीजिएगा। सो गाइस एक मिनट, हाँ इसे नोट करके आप घर पे ट्राई कर लीजिएगा होमवर्क में, ठीक है। सो यहाँ पे हमने चैप्टर को कर दिया भाई साहब पूरी तरह से दी एंड, ठीक है। इस लेक्चर वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। अगर ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें, ठीक है, और मुझे कमेंट करके बता सकते हैं आपको समझ में आया या नहीं आया, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव कैसा ही फीडबैक हो आप दे सकते हैं, उससे क्या होगा, मेरे को इंप्रूव करने में हेल्प करेगा और ऐसे ही रेगुलर वीडियो डालने के लिए भी मोटिवेट करेगा। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं किसी नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन बाय।